ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, फैटी लिवर होने का क्या मेन रीजन होता है? इसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू? जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है, फ्री फ्लोइंग फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो लिवर पे आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। मिल्क थिसल एक हर्ब आती है, मिल्क थिसल, दैट इज वेरी गुड फॉर लिवर डिटॉक्स। तो ये सब अपनी डाइट में डालिए फॉर योर लिवर हेल्थ, जो आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप अपनी बॉडी को कुछ घंटे के लिए खाने से आराम देते हो, वो आप पैटर्न हर रोज फॉलो करते हो। जिन लोगों को थायराइड होता है उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं सूट करेगी। थायराइड की वजह से बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएटेड है, उसके बाद आप ऊपर से इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बॉडी को नंबर ऑफ आवर्स के लिए भूखा रख के बॉडी को और स्ट्रेस दे रहे हो, या फिर इसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, बोलो कि हैवी वर्कआउट करके वहां से भी स्ट्रेस दे रहे हो। तो हमें थायराइड के केस में तो कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जिससे बॉडी के ऊपर एडेड स्ट्रेस आए। फ्रूट खाने का देखो सही टाइम होता है मिड आफ्टरनून। शुगरी या कुछ मीठा आ रहा है, कुछ कार्ब्स का सोर्स आ रहा है, तो बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो एक ब्लड शुगर स्पाइक कर देगा। तो फ्रूट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस मॉर्निंग में। बहुत सारे लोग को मिल्क से इशू होता है, अगर वो दूध लेते हैं तो उन्हें मतलब फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ता है। दूध में एक शुगर होती है लैक्टोज शुगर, ठीक है, उसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं लैक्टेज। जिसकी बॉडी में वो लैक्टेज एंजाइम नहीं मौजूद है, तो वो वाली कैटेगरी आती है लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों की। वो मिल्क शुगर जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये जो फैट बर्नर्स होते हैं, हाँ, ये क्या काम करते हैं? जो आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स है, जैसे आजकल चल रहा है ओजेम्पिक, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा। स्वागत है निकिता आपका द डिकोड शो में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच अश्विनी, आई एम ग्रेट एंड आई होप यू आर ग्रेट टू। तो अभी कुछ समय पहले जब मैं टॉपिक वीडियोस बनाता था तो मुझे एक बार लीगल नोटिस आई थी एक कंपनी की तरफ से। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि नोटिस में बाद में मेरे को उनसे माफ़ी लिखित में देनी पड़ी थी, और उसमें मैंने ये लिखा था कि हाँ ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट यू। तो उसकी बात नहीं करूँगा, मेरे व्यूअर्स जान रहे होंगे किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका ये था कि आपको मोटे से पतला वो कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। उनका कुछ शेक आता है, उस शेक को आप पियो। उस शेक को पीने के बाद क्या होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। बेसिकली आपको स्टारवेशन में डालते थे, आपको खाना कहते थे मत खाओ, उनका शेक पियो। एक टाइम खाना खा सकते हो शुरू में, बाद में वो भी हटा के सिर्फ सप्लीमेंटेशन ये डाइट रहती थी उनकी। और लोग बहुत खुश होते थे, वो कहते थे मैंने 40 kgs लॉस किया है। लेकिन आप जब उनको देखोगे ना तो देख के आप बता सकते हो कि इसने यार कुछ तो गलत किया है, क्योंकि डार्क सर्कल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक ओवरऑल अपीयरेंस जो हम चाहते हैं, एक एस्थेटिक जो चाहते हैं वो नहीं दिख रहा है। वो मोटे से इंसान पतला हो चुका है, 40 किलो वेट कम हुआ उसका, 130 था, अब उसका वेट कम हो गया, बट वो जो अपीयरेंस आनी चाहिए जिसके लिए आप पतले हो रहे थे आप उसको भूल गए हो। आप सिर्फ फोकस करो वेट लॉस कैसे होगा कम से कम टाइम में। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे जो लगता है उन्होंने किसी तरह की क्रैश डाइट की थी, राइट? तो ये क्रैश डाइट होती क्या है और इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हो रही है आजकल? सो बेसिकली आप जिसकी बात कर रहे हो वो बोलते हैं कि उनका होता है मील रिप्लेसमेंट, राइट है ना? मील रिप्लेसमेंट कर दो विद अ सप्लीमेंट या फिर कोई शेक, एंड जस्ट डोंट ईट द मील। वो खाने का स्किप करो और सिर्फ यही करो, एंड यू नो आप अपना वेट लॉस अचीव कर लोगे। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप वेट लॉस इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ स्केल तो अचीव कर लेते हो, बट देन उसके बाद जो आपकी बॉडी में गड़बड़ होती है और जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जो गट इश्यूज आते हैं ना, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। वो इतना परमानेंट काइंड ऑफ डैमेज कर देते हैं कि आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में। वो मेटाबॉलिज्म को लिटरली वो चीज़ें तहस नहस कर देती है। सो इट्स रियली बैड फॉर द बॉडी एंड वन मस्ट नॉट डू इट। क्योंकि देखो जो हमारा खाना है, जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं, हमारे विटामिन्स हैं, हमारे मिनरल्स है ना, सब कुछ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अच्छी डाइट लेकर अच्छा खाना खा के आप अपनी बॉडी को दे सकते हो, और उससे भी आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको शेक्स और ऐसे सप्लीमेंट्स जो है मील रिप्लेसमेंट वो करने हैं आपको। आई थिंक उनका जो कंसेप्ट था वो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ थोड़ा सा। उनका कंसेप्ट ये था कि आप जब खाना खाते हो तो आपके खाने के थ्रू प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो भी आपकी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब जब आप खाना खाते हो
तो साथ में बहुत सारी कैलोरीज भी आती हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कैलोरीज को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जो खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के हम एक पाउडर के फॉर्म में या सप्लीमेंट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, जैसे भी है हम आपको वो दे देंगे और कैलोरीज को हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से करके। तो इससे ये तो हो गया कि ठीक है आपको न्यूट्रिशन वो सारे मिल जा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी क्या एब्जॉर्ब कर पा रही है उस न्यूट्रिशन को? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को फाइबर के साथ या जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म में खाते हो ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है डाइजेस्ट होने का, कि फाइबर कैसे उसमें डाइजेस्ट होगा, कितने टाइम में वो डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है क्या उसको कि 1 घंटे में सपोज आपने एक साथ बॉडी को 100 ग्राम प्रोटीन दिया, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, नहीं कर पाएगी। बट आपने बॉडी को एक खाना दिया ऐसा जो दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन रिलीज धीरे धीरे डाइजेस्ट होके करेगी 3 घंटे 4 घंटे में। तो आई थिंक ये सारे तरीके होते हैं, ये सारा मेथड है। तो उन्होंने इसका शॉर्टकट लगाया कि हम सिर्फ आपको न्यूट्रिशन दे देंगे, आप खाना खाना छोड़ दो। तो आई थिंक वो सही तरीका नहीं है, और इजी एंड शॉर्टकट आर नॉट सस्टेनेबल एंड फिजिबल आल्सो, है ना? बिल्कुल। तो मुझे नोटिस आया इनका कि आपने इस प्रोडक्ट पे 13 पेज का नोटिस था, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियोस आपकी प्राइवेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप डिलीट करो और आप रिटर्न में दो कि यू विल नॉट टॉक अबाउट माय प्रोडक्ट, इसके बारे में आप बात नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग का सपोर्ट भी था जिन्होंने यूज़ किया था, जो उसका साइड इफेक्ट देख रहे थे। और ऐसे ये जस्ट एक प्रोडक्ट है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो सेम चीज़ करते हैं, और यही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से सप्लीमेंट्स बदनाम हो रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। वे प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है वे प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, और चाहे मेल हो फीमेल हो, आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक तरीका होता है लेने का। डेफिनेटली अमाउंट और क्वांटिटी उसकी अलग अलग होती है सबके लिए, कैसा आपका शेड्यूल है, रूटीन कैसा, उस हिसाब से आप लेते हो। वो भी बदनाम हो रहा है, उनको भी लोग ये कहने लगे हैं कि ये लिवर खराब करता है, किडनी डैमेज करता है, बहुत सारी मिथ्स फैली हुई है मार्केट में। इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, बट सबको वही लगता है डब्बे वाली चीज़। तो मैं अभी तो डेफिनेटली उस पर आऊँगा, उस टॉपिक पे आऊँगा, वे प्रोटीन वगैरह पे। बट एक बार बात कर लेते हैं, फास्टिंग वाला ही प्रोसेस हमारा भी चल रहा है, फास्टिंग वाली बात चल रही है। इसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है, जिसका मैं पर्सनली अ बिग फैन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और उसका मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ। मेरा फ्रेंड था और उसे वेट लॉस करना था, उसके खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो मैंने उससे बोला कि ये चीज़ है, इस तरह से खाओ तुम, तो वो नहीं कर पाता था। मोस्टली क्या होता था कि अगर आप किसी को डाइट चार्ट बना के दोगे ना, तो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। आपने बोला 4 अंडे खा लो और 1 ग्लास दूध पी लेना, और उस टाइम खाना मत खाना, जैसे भी आपने बताया, ब्रोकली खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना, सारी चीज़ें आपने बताई। बट वो लोग वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक डाइट प्लान है, उनके रूटीन में शायद वो चीज़ नहीं थी जो आपने ऐड कर दी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बहुत अच्छा लगेगा, 1 महीने बाद बहुत मुश्किल होता है उसको प्रोसेस को फॉलो करना। राइट। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर हम डाइट प्लान ना दे के कंसेप्ट बताएं, एक बेसिकली रूटीन बताएं कि कब तुम्हें खाना है, कब नहीं खाना है, क्या खाना है, नहीं कब खाना है, कब नहीं खाना है, तो वो इस पे काम कर सकता है। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसने आई थिंक 3 मंथ्स के अराउंड इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की थी। फर्स्ट मंथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, सेकंड थर्ड मंथ में थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि बॉडी भी फिर उस तरह से रिएक्ट करने लगती है। तो उसने विद इन 3 मंथ्स इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 8 to 9 kg हेल्दी वेट अपना लॉस किया था। ऐसा नहीं था कि मसल भी डाउन हो गई, सब कुछ हुई। उसकी लिफ्टिंग, अब ये कैसे आप मेजर करोगे कि आपकी मसल लॉस ज़्यादा नहीं हुई है? थोड़ी बहुत होती है बट ज़्यादा नहीं हुई। तो अगर आपकी लिफ्ट में आपका अगर जिम में आपकी लिफ्टिंग खराब हो रही है, आपको सोरनेस ज़्यादा रह रही है, आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, मतलब ये अच्छा आपका फैट लॉस नहीं है। मतलब मैं ये बताता सबको जब मैं फिटनेस पे वीडियोस बनाता था। तो आपका वेट लॉस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लेथार्जिक फील मत करो, इवन ज़्यादा एक्टिव फील करो उस प्रोसेस में। आप जब जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें आपका ऐसा ना हो कि आप अगर सपोज 100 kg की डेडलिफ्ट करते थे तो अब आपसे 70 भी नहीं उठ रहे। इट मीन्स आप मसल लॉस कर रहे हो, फटीग आ रही है आपकी। तो ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन थी एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया है, आपने कई सारे सर्टिफिकेशन किए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये तो मैंने फ़ायदे बता दिए, डेफिनेटली नुकसान भी इसके होंगे, तो मैं चाहता हूँ आप सारे एंगल टच करो और बातें करो इंटरमिटेंट फास्टिंग की। डेफिनेटली। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप अपनी बॉडी को कुछ घंटे के लिए खाने से आराम देते हो। वो आप पैटर्न हर रोज़ फॉलो करते हो, क्योंकि इट हैज़ टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर इसको एज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफस्टाइल बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये एक पैटर्न है जिसको आप अपनी बॉडी को यूज टू करा रहे हो टू गेट
टू मीट सर्टन गोल्स एंड टू गेट सर्टन बेनिफिट्स. ओके, नाउ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. देखो अब ये क्या करता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, अब जैसे हमारी बॉडी के 2 हॉर्मोन्स हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन. ये हमारे होते हैं एपेटाइट हॉर्मोन्स, ठीक है, हंगर को जो कंट्रोल करते हैं. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन 2 हॉर्मोन्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इनको रेगुलेट करने में. ठीक है, अब कोई है इंसान जिसको सोचो इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम है, या जिसको हर खाना खाने के बाद भी हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, तो उनके केसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग विल वर्क वेरी वेल व्हेन डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपकी रेगुलेशन हो जाती है हॉर्मोन्स की बॉडी में अच्छी. अब कोई इंसान जिसकी बॉडी में इंसुलिन के इश्यूज हैं, यू नो, हु इज इन अ प्री डायबिटिक स्टेज, जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो ये उसकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना देता है. हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियाज, है ना, तो ये वहाँ उसके प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, एंड देन इंसुलिन स्टार्ट्स टू रेगुलेट इन द बॉडी, लेवल्स नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं, एंड देन उससे हमारा ब्लड शुगर बहुत इम्पैक्ट होता है. तो ये पूरा साइकिल वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है. तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. बट देखो, अगर किसी भी चीज़ को तुम एक्सेस में करोगे या गलत तरीके से करोगे तो उसके अपने नुकसान भी हैं. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ गुड अप्रोच, बट देन इट हैज़ टू बी डन इन अ वे विच इज़ नॉट हार्मिंग योर बॉडी. अब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग से जिनका वेट लॉस होने लगता है, उनको लगता है कि थोड़ा और अग्रेसिव कर लेते हैं और थोड़ा और हार्श कर लेते हैं, क्या पता थोड़ा स्पीड अप हो जाए चीज़ें, और तो वो स्पीड अप के चक्कर में नुकसान हो जाता है. सो यू नो वन हैज़ टू स्टे इन लिमिट्स. एक तरीके होते हैं इसके फॉलो करने के, 16:8 मेथड है, 1 मील अ डे मेथड है. आप कौन सा मेथड कर रहे हो? 1:1 भी एक है, एक दिन आप खाते, एक दिन आप नहीं खाते, विच इज यू नो, अब वो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है कि क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. लुक फॉर योर बॉडी क्यूज. आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है कि नहीं, आपको लेथार्जिक तो नहीं फील हो रहा, एंड हाउ इज़ योर मूड, हाउ इज़ योर स्लीप, हाउ इज़ योर एपेटाइट, आपको आपकी हेयर कैसा है, आपकी स्किन कैसी है ना, आप ओवरऑल कैसा फील कर रहे हो. सो ये हमारे बॉडी के क्यूज़ होते हैं. और कोई भी डाइटिंग मेथड अगर आपको फील कराए लेस एनर्जेटिक, या आपको फील कराए कि यू नो यू आर इरिटेटेड ऑल द टाइम, यू आर बैंगिंग यू जस्ट वांट टू बैंग योर हेड ऑन द वॉल, यू आर एंग्री, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, सबका कनेक्शन है खाने के साथ. तो कोई भी डाइट अगर आपको ऐसा फील करा रही है, that means that diet is not working for you. आई थिंक इनिशियली तो थोड़ा सा होगा, बट अगर 1 वीक से ज्यादा ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जज करना चाहिए. देखो इनिशियली क्या होता है ना, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. कुछ भी नया आप करोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बट सीट ऑन थोड़ा सा उसको पेशेंस रख के थोड़ा लंबे टाइम तक, एक यू नो सीट फॉर 2-3 वीक्स, इट शुड वर्क फॉर यू. इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज नॉट मेंट फॉर योर बॉडी. वो आपकी बॉडी के लिए नहीं बना. आई थिंक इतना सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप देखते हो डिफरेंट तरह की डाइट्स हैं, बट ये सारी डाइट्स आई थिंक उसके लिए हैं जो ऑलरेडी फिट है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही हैं, सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल हैं, पैरामीटर्स सारे उसके ब्लड टेस्ट वगैरह में नॉर्मल है, उनके लिए है. बट जिसकी भी, जैसे आप बता रहे हो, डायबिटिक है, तो वो ये सारी चीज़ें ट्राई ना करे, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको रिवर्स इसका कुछ गलत ही इम्पैक्ट आपके ऊपर के ऊपर पड़ सकता है. तो आई थिंक वो ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी भी तरह के डिजीज़ से, किसी भी तरह के रोग से सफ़र कर रहे हो, तो आपको पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए कि ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे बॉडी में जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उस पर कुछ इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा जिससे मुझे और प्रॉब्लम होगी. तो आई थिंक ये भी एक चीज़ है. एब्सोल्युटली. देखो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है ना, अब जैसे जिन लोगों को थायराइड होता है उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं सूट करेगी. क्यों? क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग उनकी बॉडी में और स्ट्रेस क्रिएट कर देगी. राइट. ये चीज़, ये एक केस है, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मेरे से पूछा कि यू आर इनटू फिटनेस, मुझे एक क्वेरी है, और उसका आंसर मेरे पास नहीं था. अभी आपने बताया तो मुझे समझ में आया. उन्होंने कहा यार मैं फास्टिंग करना चाहती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहती हूँ वेट लॉस करना, क्योंकि वेट ज़्यादा है, थायराइड में वही है, वेट कंट्रोल करो, वो भी एक इशू होता है. तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, बट सुबह में ना मेरे को वोमिट होने लगती है, मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है थायराइड की वजह से, और जब तक मैं दवा नहीं खाती हूँ तब तक वो सही नहीं होता है, तो मैं खाली पेट नहीं रह सकती हूँ. तो अभी मैं वो चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ. आपने बताया कि थायराइड के केस में आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दो. यस श्योर. देखो थायराइड में क्या होता है ना, थायराइड में हमारी बॉडी में पहले से ही स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है. थायराइड किससे रिलेट होता है? हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उससे हमारा थायराइड रिलेट होता है. तो वो हमारा एक्सेस पहले से ही हिला हुआ होता है. थायराइड की वजह से बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएटेड है. उसके बाद आप ऊपर से इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बॉडी को एक
नंबर ऑफ आवर्स के लिए भूखा रख के बॉडी को और स्ट्रेस दे रहे हो, या फिर इसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, बोलो कि हैवी वर्कआउट करके वहाँ से भी स्ट्रेस दे रहे हो, तो हमें थायराइड के केस में तो कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जिससे बॉडी के ऊपर एडेड स्ट्रेस आए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट द राइट वे, है ना, इन थायराइड। उसके लिए और भी बड़े सारे तरीके हैं, बहुत डाइटिंग मेथड्स हैं। यस डेफिनेटली, देखो जैसे किसी को अगर थायराइड है तो जो उनके लिए हम डाइटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, देखो उनके लिए जैसे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, है ना, ये कम खानी है, और अगर जब भी खानी है कुक्ड फॉर्म में खानी है। सोया हमने अवॉइड करना है, सोया हो गया, टोफू वगैरह जैसे हो गया, ये हमने अवॉइड करना है। हाइपोथायराइड में हमने होल ग्रेन्स खानी है, हमने प्रोटीन अच्छा रखना है। अगर उसको गट इश्यूज हैं, अगर डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है या फिर ब्लोटिंग होती है, तो प्रोटीन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके गट में इश्यूज हैं। जिनको गट इश्यूज होते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा नहीं उनको खाना चाहिए। सो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक कितना है, कम भी नहीं कर सकते पर ज़्यादा भी नहीं कर सकते। बेसिक एक 0.8 ग्राम्स टू 1 तक आप रख सकते हो, है ना, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो ये सारे फैक्टर्स हमने हाइपोथायराइड की डाइट में देखने होते हैं। और उनकी मेडिकेशन चल रही है, कितनी मेडिकेशन है, आप उनके हार्मोन्स पे भी वर्क करते हो। अब हार्मोन्स पे वर्क करने का पूरा अलग एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि देखो थायराइड की भी थायराइड इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन ना, तो पूरा जो हार्मोन्स को बैलेंस करने का तरीका है बॉडी में, उसका प्रोटोकॉल चलता है पूरा। सो हमें ये सारे पिलर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको बता रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, मैं पूरी बात कंप्लीट करती हूँ। सो जैसे थायराइड के केस में हो गया, आपको नहीं कर सकते आप। अब जो लोग डायबिटिक हैं और जिनकी मेडिकेशन चल रही है, उनको भी नहीं सूट करेगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्यों? क्योंकि मेडिकेशन से क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को वो कंट्रोल करता है, नीचे लेकर आता है। उसके बाद आप फास्टिंग कर रहे हो, रात को सोते सोते एकदम ड्रॉप हो सकते हैं ब्लड शुगर लेवल्स। सो इसीलिए जो डायबिटिक्स हो गए या जो प्री डायबिटीज़ की एंड वाली स्टेज होती है, इनको भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेके ही अपना ये फास्टिंग मेथड चूज करना चाहिए। सो इन दीज केसेस वी अवॉइड टोटली। ओके, सो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो अगर आपको थायराइड का इशू है तो आप मत करो। मत करो। अगर आप डायबिटिक हो तो आप मत करो। और क्रैश डाइट में मैंने एक कीटो का भी नाम सुना था काफी। हाँ। बीच अभी तो काफी कम हो गया है, बीच में बहुत ज्यादा हाइप थी, आई थिंक कोविड के पहले तक, जिससे सुनो जो भी अगर कोई मोटा रहता था और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे। हाँ। अभी लास्ट पॉडकास्ट मेरा था एक डॉक्टर के साथ, शी इज अ सर्जन, तो अभी तक उनका पॉडकास्ट आ चुका होगा जब ये वीडियो रिलीज हो रही है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना करीब 20 kg या 10 kg, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा है, विद इन 3-4 मंथ्स जस्ट विद कीटो किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो उन्हें पता था कि ठीक है, इसका एक फेज, एक टाइम होता है, आप इस टाइम पे करोगे तो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट्स। उसके बाद से आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है बहुत, सबको पता है। तो कीटो डाइट के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? कीटो डाइट से मुझे याद आया सारा अली खान। सारा अली खान मेंशन्स दैट शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, उसने बहुत वेट लूज किया विद कीटो डाइट। सो कीटो डाइट में क्या होता है ना, कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मिनिमल अमाउंट पे, और आप अपनी डाइट में फ़ैट बढ़ा देते हो। फैट एंड प्रोटीन रिच डाइट होती है और आप कार्ब्स बिल्कुल नेक्स्ट टू नील कर देते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो भी इंसानी कीटो डाइट करता है वो बड़ा खुश हो जाता है शुरू में, क्योंकि एकदम सडन वेट लॉस होता है। अब उसमें उनको ये भी देखना पड़ता है क्यों वो वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो जो शुरू के केजीज जा रहे हैं ना, वो तो वैसे वाटर वेट है, ठीक है, तो वो तो एक वहाँ से हो गया। उसके बाद ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अब कार्ब्स इतने एलिमिनेट कर रहे हो। कार्ब्स इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर द ब्रेन, है ना, हमारी ब्रेन को जो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्ब्स, वो काम करता है। अब कार्ब्स क्या होते हैं, जैसे आपकी रोटी हो गई, राइस हो गया, है ना, किनोआ हो गया, आपकी ग्रेन्स हो गई बेसिकली, जैसे पास्ता वगैरह, ये सब कार्ब्स की कैटेगरी में आता है। कब तक आप अपना ये फूड ग्रुप एलिमिनेटेड रखोगे? कीटो डाइट आपको कभी ना कभी जाके तो बंद करनी पड़ेगी। आप मतलब एक नॉर्मल ईटिंग का अगर आप किसी की भी प्लेटिंग पैटर्न देखो, ये इतने ज़्यादा कार्ब्स आप कब तक कम कर सकते हो? आप लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग तो इस मेथड को नहीं चला सकते। जैसे ही आप ये मेथड छोड़ के अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे वापस आओगे, जितना आपका वेट लॉस हुआ है वो सब के सब वापस आ जाएगा, और जो आपने चीज़ें बॉडी में इतने लंबे समय तक डैमेज करी हैं, वो डैमेज को रिवर्स करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। आप अपना गट भी इस दौरान ख़राब कर बैठते हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं लोगों को जो बहुत लंबे समय तक कीटो डाइट्स कर रहे हैं। राइट। सो
इसीलिए ना हमेशा ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सको, सस्टेन कर सको। बैलेंस्ड अप्रोच, डाइट अच्छी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिक टू दैट जो आप आगे तक फॉलो कर सको, है ना। राइट। आई थिंक एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए जब भी आप डाइटिंग को स्टार्ट करो, क्या ये जो डाइट है या डाइट प्लान जो भी है, ये मैं लाइफ टाइम फॉलो कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप कर सकते हो मतलब हेल्दी है, आप करो उसको। अगर नहीं कर सकते, उसमें दिख रहा है कि यार ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है इसके बिना रह पाना, इसमें तो बोला है राइस और रोटियां खाने ही नहीं है, ये तो बचपन से खा के मैं बड़ा हुआ हूँ। आई थिंक जगह का भी बहुत फ़र्क होता है। जिस जगह आप बड़े हुए, पैदा हुए, वहाँ का जो फूड है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आपका पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी डिजाइंड होती है। आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, वहाँ के मौसम में किस तरह के फ्रूट्स होते हैं। क्योंकि अगर फ्रूट्स को बड़ा होने के लिए, पैदा होने के लिए, उगने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वही एनवायरनमेंट और वही सारा खाना आपको चाहिए आपकी बॉडी को प्रॉपर चलने के लिए, तो आपको भी उसी तरह की चीज़ें अपने शरीर में डालनी चाहिए जो आपके एनवायरनमेंट में पैदा हुई है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सीजनल बोलते हैं कि सीजनल खाना है, जो आपके लोकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो खाने चाहिए। कोल्ड स्टोरेज वाला जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि एज इट इज़ वो न्यूट्रिएंट है नहीं ज़्यादा इसमें, है ना, ख़त्म ही है उसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे कोई इंसान अगर साउथ इंडियन डाइट करेगा, कौन से वहाँ पे मेजर फूड ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं, नॉर्थ इंडियन डाइट में कौन से, महाराष्ट्रियन डाइट में कौन से, वो सब देखना होता है। बट देखो, चाहे जो भी कहो, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स तो सेम ही रहते हैं, है ना। तो वो हमें डिफरेंट है, बट है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी तो सेम है, विटामिन मिनरल्स तो सेम है। हमने वो देखना है कि हमने कैसे प्ले अराउंड करना है अपने कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट के रेशियो में, कि हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, चाहे हमारा वेट लॉस है गोल, चाहे हमारा वेट गेन है, चाहे हमारे बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज है जो हमने रिवर्स करने हैं, हमें क्या रेशियोज मेंटेन करने हैं जो हमारा गोल अचीव हो सके। राइट। एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है इससे किडनी डैमेज होती है। तो थोड़ा सा बात करते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन नॉर्मल जो रेगुलर हमारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, लाइक अगर हम नॉन वेज में जाते हैं तो रेड मीट, वाइट मीट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम जाते हैं अपने वेजिटेरियंस में तो वहाँ पे आ जाते हैं पनीर, टोफू और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोटीन इज़ अ वेरी एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, वेरी एसेंशियल। मतलब हमारी, जितना मैं इसके बारे में बात करूँ कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट, और मैं बोलूँगी कि इंडियंस में खास करके बहुत डेफिशिएंसी पाई जाती है प्रोटीन की, है ना, बहुत ज़्यादा, खास करके वेजिटेरियंस में। सो ये बहुत ज़रूरी है इसको पूरा करना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि मसल ग्रोथ हो गया, है ना, सेल रिपेयर हो गया, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी की बेसिकली सेल्स की रीजनरेशन, हमारे सेल्स हेल्दी हैं कि नहीं है डिसाइड करता है कि प्रोटीन कैसा है। पूरी मसल्स आपके अमीनो से ही बनी है, अमीनो से बनी है, यस। सो दिस इज, जितना मैं इसके बारे में बोलूँ कि इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब ये वेजिटेरियंस में बहुत कम पाया, मतलब वेजिटेरियंस यूजुअली डेफिशिएंट होते हैं प्रोटीन में, तो वेजिटेरियंस को खास ध्यान रखना है। बट जैसे अब कोई वेगन है, ठीक है, अगर वो बोले कि मैं ये वे प्रोटीन तो मैं नहीं कंज्यूम कर सकता, मेरे लिए बताओ क्या ऑप्शन है, तो आजकल देखो इतने अच्छे प्लांट प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मूंग एंड पी प्रोटीन है, राइस एंड पी प्रोटीन के कॉम्बिनेशन हैं, अच्छे क्लीन प्रोडक्ट्स हैं। आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ज़रूर अपनी डाइट में एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर डालना चाहिए टू उसको पूरा करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं वेजिटेरियंस में भी, अब चिया सीड्स हैं, बाकी नट्स की कैटेगरी है, आपकी डेयरी की कैटेगरी हो गई, है ना। तो ये सारे क्या कहते हैं, आपका जो ये नॉन वेजिटेरियन में तो आपके हैं ही सारा, जैसे चिकन, फिश वगैरह हो गया। सो इसके साथ अब हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि प्रोटीन के साथ साथ ना हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो, अब्जॉर्ब होके जो भी उसने काम करना है वो करे। उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि फाइबर अच्छा लेना साथ में बहुत ज़रूरी है। सो जो भी कोई अच्छी एक प्रोटीन डाइट खा रहा है, साथ में मेक श्योर करे कि अच्छा फाइबर हो डाइट में, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, ताकि वो प्रोटीन अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। नहीं तो इट कैन कॉज समटाइम्स ब्लोटिंग इश्यूज। तो फाइबर के साथ अच्छा काम करता है। राइट। आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है जैसे लोगों से बात करो प्रोटीन की, तो आई थिंक बहुत सारे वेजिटेरियंस, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, ऑफेंड हो जाएंगे कि यार पहले के ज़माने में भी तो लोग ऐसे ही रहते थे, तब तो वे प्रोटीन नहीं आता था। पहले के ज़माने में लोग की डाइट अलग होती थी। वो घी भी खा रहे हैं तो अच्छे से खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उनका जो खाना था बहुत शुद्ध होता था, और उसमें
अब जो भी मील रहती थी बहुत बैलेंस्ड मील होती थी। अभी के टाइम में हम लोग मोस्टली बाहर की चीज़ें खाते हैं। आप दिन भर में कितना 2 से 3 टाइम मील ले रहे हो, क्या हर मील में आपके 10 से 15 ग्राम प्रोटीन है? नहीं है, डेफिशिएंट है। तो उस चीज़ को आपको कहाँ से आप कंप्लीट करोगे? अगर नहीं करोगे, एक टाइम के बाद 60-70 साल के जब आप हो जाओगे तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। अब मसल अब आपकी मसल उतनी अच्छी है नहीं कि सपोर्ट कर पाए आपके वीक बोन्स को, तो वहाँ पे आपको फिर वही घुटनों में दर्द, शोल्डर्स में दर्द होना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। तो आई थिंक अभी उसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी मसल जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, अच्छी हो जाए। उस पर भी डेफिनेटली वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, बट अच्छा वर्कआउट करके थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आप दे सकते हो अपने बॉडी को, तो उससे आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यस, एंड इन फैक्ट एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे अब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, ये हम पता है इतने सारे हमारे ब्लड टेस्ट हैं जो हमारी अगर प्रोटीन का इनटेक हमारा अच्छा है और मेंटेन्ड है ना, तो हमारे ये ब्लड मार्कर्स भी अगर डीरेंज्ड हैं या फिर आउट ऑफ नॉर्मल रेंज है तो ये नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, जस्ट बाय मेकिंग दिस स्मॉल चेंज कि अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा कर लो, फाइबर अच्छा कर लो, तो ये हमारे ब्लड मार्कर्स इंप्रूव हो जाते हैं। क्योंकि ये इतना ज़्यादा हम देखते हैं ना कि इतना लैकिंग पार्ट है ना ये डाइट्स में, स्पेशली इंडियन डाइट्स में, कि इसी को ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो अगर बात करें वे प्रोटीन की, तो हमें कब लेना चाहिए? सपोज अगर कोई सप्लीमेंटेशन करना चाहता है और अगर वो वर्कआउट कर रहा है, तो उसे राइट टाइम क्या होता है वे प्रोटीन लेने का? सो देखो, वे प्रोटीन लेने का सही समय अगर आप वर्कआउट कर रहे हो है ना, तो आप अपने वर्कआउट के दौरान ले सकते हो, नहीं तो आप अपने वर्कआउट के तुरंत बाद ले सकते हो। बिकॉज देन आपकी जो उसमें जो BCAAs होते हैं वो आपके ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं एंड आपका पूरा वो कंप्लीट कर देता है। पर आप ये देखना है अब देखो प्रोटीन का, जैसे मैंने बताया, अब नॉर्मल रेंज जो प्रोटीन की होती है दैट इज 0.8 ग्राम्स पर kg ऑफ बॉडी वेट टू 2 ग्राम्स तक पर kg ऑफ बॉडी वेट तक, है ना। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपकी एज क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, कोई आपको गट इश्यूज तो नहीं है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, आपका जेंडर क्या है। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपको कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। बट स्टैंडर्ड देखो, मतलब अगर मैं नॉर्मल एक इंसान की बात करूँ जो वर्कआउट भी नहीं करता, तो उसके लिए 0.8 to 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट इज एसेंशियल बाकी फंक्शनिंग बॉडी, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। राइट अगर आपका वेट 70 kg है तो ट्राई करो 60 से तो कम तो ना जाए, 60 से कम तो ना जाए। राइट 70 भी ले सकते हो, 100 लोगे तो बहुत अच्छा है, वर्कआउट कर रहे हो साथ में तो। हाँ। और अगर बात करें कि वे प्रोटीन कितना ले सकता है एक इंसान, सपोज कई सारे लोग वर्कआउट करते हैं 3 स्कूप 4 स्कूप 5 स्कूप लेते हैं, तो कितना रिकमेंडेड है, सेफ कितना है वे प्रोटीन लेना? एक उसके स्कूप में 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है ना। तो अब वही जो भी आपका डाइट है, अब डाइट में आप कितना हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना वे प्रोटीन डालना है। अगर आपकी ऑलरेडी डाइट हाई प्रोटीन चल रही है, आप ब्रेकफास्ट में भी एग्स वगैरह ले रहे हो, अब अपने लंच में दाल्स वगैरह का इंटेक अच्छा कर रहे हो, फिर आप अपने डिनर में भी आप जैसे डेयरी पनीर वगैरह ले रहे हो, या फिर प्रोटीन रिच डिनर आप ले रहे हो, सीड्स वगैरह कुछ सैलेड ले रहे हो जिसमें सीड्स वगैरह डाल रहे हो, तो एक स्कूप वे प्रोटीन भी चलेगा। सो ये सब सारा खेल डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में पहले से प्रोटीन कितना प्रेजेंट है और कितना आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर ज़्यादा ओवर चला जाएगा तो वो नुकसान करेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा भी नहीं लेना है। राइट आई थिंक ये मार्केटिंग एक टूल भी बन गया है, सारी कंपनी जो अपना ऐड कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, फास्ट एब्जॉर्ब होगा, ये सारी चीज़ें। मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, और मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैं वे प्रोटीन नहीं भी लेता हूँ तो भी ऐसा कुछ डाउन नहीं होता है। और एक स्कूप भी आप ले रहे हो तो सेम रिजल्ट मिलते हैं। आप जैसे आप क्या होता है यंग एज में आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो कि आपको मसल मास ज़्यादा चाहिए, मैंने 3 भी करके देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लोटिंग थोड़ी सी होगी और कुछ नहीं होगा, अच्छी प्रोटीन आप यूज़ करोगे, ब्लोटिंग थोड़ी कम होगी, बट इतना कोई मेजर चेंज नहीं दिखेगा आपको। तो आई थिंक 1 to 2 स्कूप मेरे ख्याल से लेना चाहिए अगर आप एथलीट नहीं हो, कंपटीशन में नहीं जा रहे हो, रनर या कुछ भी इस तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं हो जिसमें परफॉर्मेंस के लिए आप ये सारी चीज़ें ले रहे हो, नॉर्मल ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो और वहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप 1 से 2 स्कूप रखो, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से ले सकते हो, लॉन्ग टर्म तक कोई इशू नहीं आएगा। राइट यस क्योंकि देखो जो एक्सेस प्रोटीन भी लेते हैं, अगर मान के चलो जितनी उनको रिक्वायरमेंट, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो एक्सेस प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में ना फैट की तरह स्टोर हो जाता है।
ओके, सो वो आपका वेट गेन करा देगा। अगर इसलिए वो कैलोरी है, कैलोरी है एक्स्ट्रा बेसिकली, है ना, जो एक्स्ट्रा हाँ, कैलोरीज आप ले रहे हो तो वो बॉडी कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी बिल्कुल। ना, तो वो एज अ फैट वो स्टोर कर लेती है, एज एक्स्ट्रा एनर्जी वो स्टोर कर लेती है। तो इसीलिए मतलब ये लेने के देने पड़ जाते हैं जो लोग ज्यादा ओवरडू करते हैं। सो इसीलिए इंसान को लिमिट में रहना जरूरी है जब प्रोटीन की भी बात होती है। राइट। अब बहुत सारे लोग को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो कहते हैं कि ठीक है मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, वो सप्लीमेंट को भी अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अंडे खाऊंगा। तो वर्कआउट करने के बाद वो अपना लंच बॉक्स में अपना अंडे लेके कैरी करते हैं, 6, 10, 12 जो भी है लेके आते हैं। अब इसमें अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ग्रुप का मानना है कि एग योक्स जो होते हैं, येलो पार्ट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हमें नहीं खाना चाहिए, रिकमेंडेशन है कुछ कि 1 खाओ 2 खाओ ऐसा खाओ। और कुछ हैं जो ओल्ड स्कूल थॉट के, वो कहते हैं नहीं 5-6 खाओ, कोई इशू नहीं है, मैं तो खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। तो एक डाइटिशियन के हिसाब से हमें कितना अंडा खाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मेन इशू होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की क्या रेंज होनी चाहिए, अंडे में कितनी होती है और कितने तक सेफ होती है अगर हम बात करें तो? सो देखो जो अंडे होते हैं, एग वाइट्स, तो देखो आपको पता ही है कि दे आर वेरी गुड इन प्रोटीन, है ना। जो योक वाला पार्ट होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, दो इट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, बट होता है अच्छा खासा क्वांटिटी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट 86 mg के अराउंड, रिकमेंडेड जो है 200 से 300 mg के अराउंड होती है, राइट। तो अब उसमें क्या है ना कि देखो जैसे अगर हम किसी को डाइट में अगर एग्स दे रहा है, अगर कोई मान के चलो जिम में कोई वर्कआउट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने प्रोटीन नहीं सप्लीमेंट नहीं लेना, मैंने एग्स के थ्रू अपना बैलेंस करना है, तो भी हम बोलते हैं कि एग वाइट से ज़्यादा लीजिए, एग योक अवॉइड करिए, 1 या 2 एग योक, दैट्स इट। अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा उसको भी देना है तो 1 योक अ डे इज फाइन, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर तो अभी तो कोलेस्ट्रॉल अगर है तो हम 1 भी नहीं देते, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हैं तो अभी हम सिर्फ 1 देते हैं, या मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा योग पे ध्यान रखना है। इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 30 तो योग का ध्यान रखना है हमने, एंड वाइट से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। राइट। सो देखा जाए तो अगर आप बोलो तो 2 एग्स नॉर्मल डाइट में अगर आप किसी एक वुमन को दे रहे हो, या अगर आप 3 to 4 एग्स एक मेल को दे रहे हो, मेल को 2 योक्स फिर भी अलाउ कर सकते हो, एंड अगर कोई लेडी है तो 1 योक एंड बाकी वाइट्स। राइट। अब अगेन यहाँ पे आ जाते हैं गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में। आप प्रोटीन ले रहे हो, आप अंडे खा रहे हो, तो भी कई लोगों को ब्लोटिंग होती है, जैसे कई लोगों को सूट नहीं करता है। तो नॉर्मल गट हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉशरूम से। कितना वॉशरूम जाना इज़ अ नॉर्मल, क्योंकि कई लोग को लगता है कि अगर वो 2 बार जा रहे हैं 3 बार जा रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर देम, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ लोग को लगता है कि 1 बार जाना सफिशिएंट होता है, कुछ लोग 2 से 3 दिन में 1 बार जाते हैं। तो एक हेल्दी इंसान के लिए वॉशरूम की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? देखो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि 3 times अ डे से लेके 3 times अ वीक तक नॉर्मल है, बट द आइडियल नंबर दैट आई कैन गिव यू इज हर इंसान को अपना दिन में 1 बारी मिनिमम 1 शुड बी गोइंग टू द वॉशरूम, ठीक है, 1 बारी तो मिनिमम है। कि हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है उसको, तो उसका पैरामीटर ये है कि 1 a day तो इंसान को वॉशरूम जाना चाहिए। बट हाँ अगर 1 से ज़्यादा से 3 times 4 times इन अ डे हो रहा है तो वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है ना कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो 1 a day इज़ अ हेल्दी क्राइटेरिया टू सी कि गट हेल्थ ठीक है नहीं है क्या है, तो वो उस तरीके से देखा जाता है। ओके। सो अगर एक हेल्दी इंसान की बात करें तो क्या उसकी क्वालिटी क्या होती है? सिम्टम्स तो नहीं कह सकते, क्वालिटी क्या होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें देखेंगे वॉशरूम को लेके या उसकी ओवरऑल हेल्थ को लेके? हाँ, सो देखो जहाँ पे गट हेल्थ की भी बात आती है और ओवरऑल हेल्थ, गट इज द कोर, है ना, आपको पता है, सेकंड ब्रेन, गट इज द सेकंड ब्रेन, एंड हमारी जो बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेन सिस्टम, है ना। तो अब हमें देखना है हेल्दी पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब जो इंसान एक तो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए, उसकी जो स्टूल्स होती हैं वो वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए, इजी टू पास होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये वाला प्रोसेस ठीक रहता है तो आपको टाइम टू टाइम भूख भी लगती रहती है, बिकॉज व्हेन योर स्टूल्स आर फाइन, अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड नहीं है तो भूख भी लग रही है, फिर अब वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेते हो, आप जो खा रहे हो आपको डाइजेस्ट भी हो जाता है। जहाँ पे हल्की सी गड़बड़ हुई इसका मतलब ऊपर से प्रॉब्लम हो रही है
कि मतलब आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया जिसकी वजह से नीचे रिएक्ट हो रहा है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रिएक्ट हो रहा है, कि वहाँ पे पासिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ये पूरा ट्रैक्ट है, हर जगह का अपना अलग रोल है, स्टमक का अलग रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग है ना, तो ये पूरा देखा जाता है। अब किसी को अगर सपोज मान के चलो ब्लोटिंग हो रही है या एसिडिटी हो रही है, तो हम उसके स्टमक पे वर्क करते हैं, हम उसके वहाँ पे जो HCl स्टमक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम उसको लेवल को इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं थ्रू आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, कि जब वो बेटर होगा उसका डाइजेशन बेटर होगा, एब्जॉर्प्शन बेटर होगा एंड पासिंग आउट ऑफ द स्टूल बेटर हो जाएगा। तो देखना पड़ता है कि गट भी है ना, कि गट में प्रॉब्लम किधर है, वो एरिया को टारगेट करना है हमने। ओके, हाँ। सो ओबीज होने में और गट हेल्थ के बीच में क्या कनेक्शन है? मतलब क्या ऐसा होता है कि गट हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है तो आपका वेट भी गेन होता है? देखो, ओबीस में और गट हेल्थ में कनेक्शन है, पर स्किनी लोगों को भी बहुत गट इश्यूज होते हैं। स्किनी का ज्यादा मैंने स्किनी सुना का है, ज्यादा होता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ठीक से हो नहीं रही है। पर ऐसा कोई वो नहीं है कि ओबीस को भी है, स्किनी को भी है, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एनीथिंग। कोई पतला है उसको भी गट का इशू हो सकता है, कोई मोटा है उसका भी हो सकता है। आज की डेट में तो छोटे बच्चों को कितने गट इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम इनफैक्ट बचपन से शुरू हो रही है। सो अभी मार्केट में मैंने एक छोटा सा डब्बा देखा, अभी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट वो ये बोलते हैं कि अगर आप इसे मॉर्निंग में ऐड कर लिए तो आपके जो पेट के बैक्टीरियाज हैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो आपके फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर उन्हें आप चाहते हो कि उनका परिवार और आगे बढ़े, ज़्यादा बैक्टीरियाज बने ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो, तो वो छोटी वाली बॉटल आपको ऐड करनी चाहिए अपने मील में। तो आपका इस पे क्या व्यू है? सो देखिए, अब ये जो गट बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में इनका ऐसा रोल है ना कि ये पूरी इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई है। ओके, ठीक है, ये इनका पूरा घर है, आप ऐसे समझ लीजिए। और हम तो, हमारा तो वजूद क्या है, ये जितना हमारे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे समझ लीजिए। मतलब इनका इतना मेजर रोल है किन चीज़ों में, बॉडी के अंदर जो सारी सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है, ऑर्गन की हेल्थ कैसी है, ब्रेन की हेल्थ कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, हॉर्मोन्स का कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आपकी मेंटल एफिशिएंसी क्या है। मतलब आई कांट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये गट बैक्टीरिया कैसे इम्प्रूव होता है, ये होता है दो चीज़ों से, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। बहुत नेचुरल तरीके हैं प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स लेने के। अच्छे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट सप्लीमेंट्स से ज़्यादा तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कर सकते हो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है, सप्लीमेंट्स का रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। सो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके योगर्ट हो गया, है ना, आपका सावरक्रॉट हो गया, जैसे आपके ये फर्मेंटेड जो कैबेज वगैरह फर्मेंट करते हैं उसको सावरक्रॉट बोलते हैं। सो सावरक्रॉट हो गया, आपका किमची हो गया, आपका केफिर हो गया, कंबूचा हो गया। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो जिनका बहुत अच्छा एक रिजल्ट आता है। इनको आप अपनी डेली लाइफ में, डेली डाइट में ऐड करो एंड सी द मैजिक हैपन, कि इससे इतना डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट में फ़र्क पड़ता है, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। पर हाँ, जैसे मैंने कि बताया कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज समटाइम्स बैड। तो प्रोबायोटिक का भी ना एक कभी कभी होता है कि जैसे आप बहुत टाइम से आप यूज़ करते आ रहे हो अपनी डाइट में भी, जिसमें अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा खाने से आपको इश्यूज आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक वॉचफुल रहना पड़ता है कि ये जो मुझे ब्लोटिंग शुरू हुई है कहीं कहीं प्रोबायोटिक से तो नहीं। अब सिचुएशंस होती हैं, ब्लोटिंग प्रोबायोटिक से ठीक भी हो सकती है, पर प्रोबायोटिक ब्लोटिंग कॉज भी कर सकता है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना पड़ता है। बट अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूँ, एक हेल्दी इंडिविजुअल की, तो आप खाने से ये डेली बेसिस में अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए एंड आपके गट बैक्टीरियाज बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो देन यू कैन गो फॉर टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या एक बारी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सप्लीमेंट। नहीं, देखो मैं वही बता रही हूँ, सप्लीमेंट की भी बहुत हद तक जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, जब आपके खाने पीने के ऑल्टरनेटिव्स यहाँ अवेलेबल हैं तो सप्लीमेंट क्यों चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर कोई इंसान ओवरडू कर रहा है, वो सप्लीमेंट भी ले रहा है और उसकी डाइट में भी प्रोबायोटिक्स है, वहाँ पे ओवरडू हो जाता है और वहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मतलब हमें नॉर्मल अपने फूड में ही कुछ ऐसी हैबिट्स डालनी चाहिए जो कि आपके रूटीन में हो, जो कि रूटीन में हो। फाइबर्स अच्छे ले लो, हाँ, किमची सैलड वगैरह, कुछ कंबूचा या इस तरह की चीज़ें ले सकते हो। कुछ लोग डॉक्टर्स के पहले के ज़माने में बात करते थे, एक मेरा फ्रेंड था तो उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो डॉक्टर जो गांव में होते थे आयुर्वेदिक वाले, इस तरह के थोड़े से जिनको नॉलेज होती थी, डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी बट फिर भी थोड़ी नॉलेज थी, उनके पास वो गया तो उन्होंने बताया कि एक काम करो,
जलेबी लो, रात में दूध में उसको भिगा के रख लो और सुबह खाली पेट इसे खा लेना। और उसने 2-3 दिन किया और एकदम सही हो गया, उसकी हेल्थ एकदम सही हो गई। बाद में डॉक्टर ने बताया था एक्चुअली जो इसकी रेसिपी होती है जलेबी बनाने की, उसको फर्मेंटेड करते हैं, आपका जो उड़द की दाल आई थी उससे बनाते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप उसको ढंग से करोगे, भर के नहीं खानी है आपको, थोड़ा सा अगर आप खाते हो मॉर्निंग में, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो रिजॉल्व कर देती है। यस, तो आई थिंक ये भी एक मेथड था अच्छा। आई डोंट नो इसका साइंटिफिक इसका बैकिंग है या नहीं, बट ये एक तरीका था। नहीं, डेफिनेटली देखो ये भी एक तरीका है, बट हाँ मतलब और भी बहुत हेल्दी तरीके हैं। जैसे हम लोग पिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स ही तो है ना। तो कुछ भी फर्मेंटेड, ये तो अपने घर पे ही बना सकते हो। दही हो गया, है ना। तो ये चीजें तो आप अपने घर पे बना सकते हो। कैबेज को फर्मेंट कर दो, इट इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, है ना। इसमें क्या डालते हैं, कैसे करते हैं इसे? कैबेज में सिंपली आप अपने जो स्पाइसेस है, सॉल्ट वगैरह डाल के इसको एयरटाइट कंटेनर में आप 3-4 दिन के लिए रख दीजिए। आपने अगर विनेगर वगैरह डाल के, थोड़ा सिरप वगैरह डाल के आप इसको रख दीजिए, एंड अच्छा खासा वो जैसे जस्ट लाइक पिकल, तो आप वो डाल के अपना ये फर्मेंटेड पिकल आप बना सकते हैं, फर्मेंटेड कैबेज का, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो ये है। बट अब क्या होता है ना, जैसे हमने अगर किसी की प्रॉब्लम हैंडल करनी, किसी को बहुत ज़बरदस्त कोई गट इशू है एंड वी नीड अ कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें कभी कभी सप्लीमेंट भी यूज़ करना पड़ जाता है कि किसी को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बट अगर हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो इन चीज़ों से काम चल जाता है। अच्छा, हमारे गट बैक्टीरिया फ्लरिश्ड रहते हैं। राइट। सो बैलेंस हो जाता है गट माइक्रोबायोम हमारा। बिल्कुल। और फ्रूट्स भी हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स खाने का राइट टाइम क्या होना चाहिए? देखो, फ्रूट्स खाना सबको ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। कोई कहता है सुबह सुबह खाओ, कोई कहता है रात को खाने हैं। मैंने रात में बहुत फ्रूट्स खाए हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मे बी हो सकता है मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा है। हाँ। तो मेरा वेट गेन ऐसे नहीं होता है बहुत इजीली। और मुझे रात में क्रेविंग होती है, मैं रात में बैठ के एडिटिंग और ये सारी चीज़ें मैं शुरू से करते आया हूँ आज तक। तो मैं रात में एप्पल वगैरह हो गए, ये सारे फ्रूट्स मैंने खाए हैं और मुझे अच्छे रिजल्ट आए हैं। राइट। तो आई डोंट नो क्या इसके पीछे का रीज़न, आप बताओ थोड़ा सा कि क्या सही टाइम होता है खाने का। देखो, अब जैसे हमने वो शुरू में बात करी थी क्रैश डाइट्स की, है ना। अब कोई लोग अपनी क्रैश डाइट में बोलते हैं कि चलो रात को आप फ्रूट खा लो, है ना। बट वो एक इनकरेक्ट प्रैक्टिस है। फ्रूट खाने का देखो सही टाइम होता है मिड आफ्टरनून, मिड मॉर्निंग टाइम, जो 12-1 बजे वाला टाइम है। मॉर्निंग नहीं होता है? नहीं, मॉर्निंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स ऑल्सो हैव फ्रूट शुगर, फ्रक्टोस होता है उनके अंदर, है ना। और हम कुछ भी, अगर चाहे फ्रूट शुगर भी हम कुछ भी मॉर्निंग में खा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन स्पाइक होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कुछ शुगरी या कुछ मीठा आ रहा है, कुछ कार्ब्स का सोर्स आ रहा है, तो बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो एक ब्लड शुगर स्पाइक कर देगा। तो फ्रूट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस मॉर्निंग में, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, फ्रूट खाने का सही टाइम क्या है, 12-1 बजे के आसपास, बिफोर योर लंच फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी फ्रूट किसी ने खाने हैं, चाहे कोई प्री डायबिटिक स्टेज है या नहीं है, या नॉर्मल स्टेट में भी, अ हेल्दी प्रैक्टिस की फ्रूट को कभी भी अकेला मत खाओ, उसको हमेशा एक कॉम्बो मील की तरह खाओ। उसको नट्स सीड्स के साथ खाओ। उसका जो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट होता है वो बहुत बेटर होता है एब्जॉर्प्शन वाइज। एंड जैसे मैंने बताया कि ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है अगर शुगरी फ्रूट है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो वो अगर आप नट्स या सीड्स के साथ खाते हो तो बॉडी में उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा होता है, एंड एब्जॉर्प्शन वाइज इट्स बेटर। ओके। जैसे बहुत सारे लोग को मिल्क से इशू होता है, अगर वो दूध लेते हैं तो उन्हें मतलब फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ता है। कई लोग को थोड़ा डिजीनेस लगती है। तो ऐसा क्या होता है, मतलब दूध कैसा है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत सारा कुछ एक ग्रुप बोलता है कि मिल्क इज़ नॉट फॉर पीपल। अगर आप एक बड़े हो गए, आप पैदा हो गए, 6 महीने 1 साल के हो गए, उसके बाद से आपको दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ग्रुप बोलता है कि नहीं, दूध एक संतुलित आहार है, अगर आप दूध ले रहे हो तो आपको कंप्लीट एक मील मिल रही है, तो आपको दूध तो लेना ही चाहिए। तो आपका एज अ डाइटिशियन क्या इस पे व्यू है? देखिए, दूध का ऐसा रहता है कि दूध में एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, ठीक है। उसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम। जिसकी बॉडी में वो लैक्टेज एंजाइम नहीं मौजूद है तो वो वाली कैटेगरी आती है लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों की। ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, एंड वो मिल्क शुगर जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक हो गई ये कैटेगरी। अनदर कैटेगरी जो लोग बोलते हैं कि हमें दूध पीते ही ना
डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है, नॉजिया होने लग जाता है या Right. गैस सी फील होने लग जाती है, वो होती है जो बोलते हैं लैक्टोज इनसेंसिटिविटी, कि आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर दूध नहीं सूट कर रहा। अगर आप जैसे थोड़ा बहुत, जैसे कोई मील बनाई, उस पर थोड़ा सा अगर क्वांटिटी हल्का फुल्का, जैसे कुछ हलवा बनाया सपोज किसी ने, हाँ. उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच डाला और वो यूज़ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई अच्छी खासी क्वांटिटी में पी रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। ओके. तो ये वो इनसेंसिटिव लोग हैं जिनको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का मिल्क अमाउंट सूट नहीं कर रहा। दिस इज दैट। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनको तो ये 1 चम्मच से भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो पचा ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो एंजाइम ही नहीं है। तीसरा है कि अब आज की डेट में दूध में इतनी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारी काउज है, जो हमारी कैटल है, दे आर इंजेक्टेड विद हॉर्मोन्स, है ना, Okay. या टू इंक्रीज मिल्क सप्लाई। तो इसीलिए आज की डेट में लोगों को मिल्क से इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, मेन को भी और विमेन को भी। सो इसीलिए आज की डेट में मिल्क को विलेनाइज कर दिया है। सब बोलते हैं कि दूध कम करो, दूध कम करो। Okay, ये एक ठीक मेजर है। रीजन है। ओके. तो आपने जैसे यहाँ पे बात किया हार्मोन्स की, तो मैं अभी वो कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपने हार्मोन्स में ही पढ़ाई की है, पूरा आपका सब कुछ हार्मोन्स में Yes. काफ़ी ज़्यादा रहा है, राइट? Yes. आपका इंटरेस्ट एरिया भी है और आपने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है. Yes. तो अगर बात करें हार्मोन्स की, तो क्या इंपॉर्टेंस है हार्मोन्स की और कैसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं? लोग बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, और अगर हमें हार्मोन बैलेंस रखना है तो क्या तरीके हैं उसके लिए? देखो, हॉर्मोन्स एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब ये इतना इंट्रिकेट टॉपिक है। एक तो जितने भी हमारी बॉडी में इतने सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक हार्मोन से सारे हॉर्मोन्स इम्पैक्ट हो जाते हैं। बड़े सारे हॉर्मोन्स हैं। अब जैसे इंसुलिन है, जैसे मैंने आपको बताया, हंगर हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी एपेटाइट कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रेलिन, लेप्टिन हो गया, है ना। हमारे सेक्स हॉर्मोन्स हो गए, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हो गया। हमारा स्ट्रेस हार्मोन हो गया कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। सो हर ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गए। हर चीज़ की फंक्शनिंग के लिए हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिग्नलिंग करते हैं। ओके. जो हमारे बेसिकली हमारे ऑर्गन्स की सिग्नलिंग होती है कि अच्छा अब ये करना है। अच्छा, अब अगर किसी के माइंड में कोई थॉट आया तो अब वो डायरेक्ट करेगा कि अब ये करना है। अच्छा, अब अगर भूख लगनी है तो रियलाइज Body में कराएगा ये भेजो, कि भूख हाँ। लगा दो। खाते खाते पेट भर गया, रियलाइज करा दो पेट भर गया। तो इस तरीके बताओ कि शुगर आया है, इसका Sugar, डाइजेशन हाँ। शुरू करो, कार्ब्स आया है, इसका डाइजेशन शुरू करो। सो कैटलिस्ट Right. काइंड ऑफ, है ठीक ना। है, okay. तो ये है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का रोल। अब हार्मोनल इम्बैलेंस आज की डेट में हो गया है। क्यों? क्योंकि बड़े सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ज़्यादातर लोगों की। लोगों को अपने बस बैठ के एक जगह काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है अगर, तो ये जो बेसिक लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रेशन की कमी है। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा ठीक से नहीं हो पा रही है, वाटर इनटेक कम है मतलब, तो वहाँ पे है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद डाइट की मिस्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। कार्ब्स अगर बहुत ज़्यादा डाइट में, प्रोटीन्स है ही नहीं, कम है या फिर है ही नहीं। अगर आप नॉर्मल इंसान का देखोगे या किसी एक सिंपल हाउसवाइफ का देखोगे तो उसका प्रोटीन कंटेंट आपको लगेगा अरे बिल्कुल ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब लेस देन बिलो एवरेज है, मतलब इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि अब ये क्यों हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस। बेसिक लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें मतलब इम्प्रूव हो जाती हैं। और डाइट में भी अब हमारे हार्मोन्स का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट है फैट, गुड फैट। तो अगर डाइट में हमारी गुड फैट्स नहीं है तो हमारे हार्मोन्स गड़बड़ा जाएंगे। अब गुड फैट्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे एवोकाडो हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए, है ना, आपके ऑलिव ऑयल हो गया, जो ऐसे आपके बेसिकली जो आपके अनसैचुरेटेड गुड सोर्सेज ऑफ फैट है वो अपनी डाइट में डालिए, जिससे आपका हार्मोन्स, आपका बैलेंस अच्छा बना रहे, आपको इश्यूज ना आए। Okay. एक बार ये प्रॉब्लम शुरू होती है देन इट इज सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक। आप स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ कीजिए, ब्लू रेज से दूर रहिए। सो ये सोने से बहुत ज़्यादा इसको एसोसिएट सोने से बहुत right? एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि अब सोने से क्या है कि हमारा स्लीप हार्मोन होता है मेलेटोनिन, राइट। अब लोग आजकल क्यों इतने मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि राइट, मेरे पास भी पड़ी है और खाने के बाद बहुत सही नींद आती है। सही नींद आती है, नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है। Right. थोड़े टाइम के लिए ले लो ठीक है, बट नींद एक नेचुरल मैकेनिज्म है, राइट, है ना, मतलब बट लिखते हैं उस पे कि एडिक्टिव नहीं है। हाँ. लेकिन
अब ये बताओ Psychological. एडिक्टिव नहीं है तो फिर आपको फिर बाद में क्यों मन कर रहा है कि यार ले लूं, फिर से नींद अच्छी आएगी। हाँ, तो एक तरह लालच। से हाँ, आपकी बॉडी के हार्मोन्स के लिए एडिक्टिव नहीं है, बट आपके लिए तो एडिक्टिव हो ही रहा है। राइट। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी देखो ठीक नहीं है ना। Right. अब बड़े सारे अच्छे सप्लीमेंट्स भी हैं, जैसे मैग्नीशियम है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द Right. बॉडी ऑल्सो। अब मैग्नीशियम भी अपने एक सप्लीमेंट अपनी रेजिम में ऐड करने से स्लीप इश्यूज बहुत इंप्रूव होते हैं। अश्वगंधा इज अ हर्ब जो नींद को अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी करती है, नींद को अच्छा प्रमोट करती है, मेलेटोनिन इंप्रूव करती है, जो नेचुरल मेलेटोनिन लेवल्स है बॉडी में इंप्रूव करती है। सो आप ऐसे डेली लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस से अपने हार्मोन्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको हार्मोनल पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ले भी रहा है हार्मोनल पिल तो प्लीज़ उस पर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी मत रखिए, उससे वीन ऑफ होइए एंड अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो उससे भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है आपका हार्मोन्स बॉडी में। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सी व्हेन इट कम, देखो स्टेरॉइड्स का तो मतलब सवाल ही ऐसा है ना कि एक बहुत बड़ा ये एक आपकी लाइफ में एक विलन की तरह काम करता है। अब स्टेरॉइड्स अब ऐसा है ना कि यूज़ कर रहा है इंसान, उसको वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत शायद बढ़िया ही मिल जाएगा, बट उससे क्या हो जाएगा, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, उससे गट डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आगे जाके जब आप वो स्टेरॉइड्स छोड़ने की कोशिश करते हो ना, आपकी बॉडी बहुत सिम्टम्स देती है, बहुत ज़्यादा आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, बहुत लंबा टाइम। इट इज़ एडिक्टिव, दैट इज़ एडिक्टिव फॉर द बॉडी, है ना। तो उससे पीछा छुड़ाने में जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है उतनी तो आप जब नॉर्मल ले रहे हो तब नहीं करनी पड़ती जितना उसको छोड़ने में करनी पड़ती है। सो इसीलिए ये सब चीज़ों पे बिल्कुल रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। राइट। और आजकल जैसे देखते हैं हम लोग, जो लाइफस्टाइल है लोगों की, बहुत ज़्यादा रात में देर तक जगना, बाहर का खाना वगैरह खाना, तो फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, फैटी लिवर होने का क्या मेन रीजन होता है, और इसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू, अपने रूटीन के थ्रू? देखो फैटी लिवर एक अलग प्रॉब्लम होती है। फैटी लिवर में क्या होता है, अब दो तरीके के फैटी लिवर होते हैं। एक आता है जो अल्कोहल एक्सेस कंज्यूम करने से आता है, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। एक होता है नॉन अल्कोहलिक, जो हमारा होता है लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से। क्यों होता है फैटी लिवर? जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, फ्री फ्लोइंग फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो लिवर पे आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। अब अगर मैं इसको ट्राइग्लिसराइड्स पे लेकर जाऊँ, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स इज ऑल्सो फ्री फ्लोइंग फैट्स इन द ब्लड, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स दोनों कनेक्टेड हैं। अब हमारा लिवर इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। लिवर यहाँ पे हमारा काफ़ी इम्पेयर हो जाता है, मतलब यहाँ पे लिवर का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी जो मेटाबोलाइजेशन है ये सारी लिवर के थ्रू ही हो रही है। तो यहाँ पे लिवर को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी भी डाइट में कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनकी डाइट से हमें ये चीज़ें थोड़ी सी रिमूव करनी पड़ती है या कम करनी पड़ती है। एंड अगेन ये भी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। अपनी डाइट में हमने प्रोटीन अच्छा रखना है, फैट अच्छा रखना है, पर कौन सा फैट? अनसैचुरेटेड फैट, जो लाइट फैट है, गुड क्वालिटी फैट है, जो हमारी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर सकती है, नॉट वेरी हैवी फैट। हालांकि अगर मैं बोलूँ घी है, कोकोनट ऑयल है, ये सब सैचुरेटेड फैट में ही आता है, ये अच्छा माना जाता है, पर इनकी एक क्वांटिफाइड लिमिट है जितना आपको यूज़ करना है। ये नहीं बोल सकते कि घी बहुत अच्छा है तो बस खाए चलो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इट्स वेरी हाई इन सैचुरेटेड फैट, है ना। तो इसीलिए देखो हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लाइफस्टाइल इशू जैसे फैटी लिवर हो गया या ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, इन सब पे फैट का बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल है। और साथ के साथ कार्ब्स, जिनकी भी कार्ब रिच डाइट है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनको ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर किसी को फैटी लिवर हो जाता है तो क्या रिवर्स नहीं हो सकता है? डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देखो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है वो तो अल्कोहल कम करने से रिवर्स होने के पूरे चांसेस होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अल्कोहल कम करने का भी बहुत अच्छे सपोर्टिव तरीके हैं, है ना। मतलब इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एडिक्शन बेसिकली, है ना। तो उसको भी कम करने के तरीके होते हैं। साथ के साथ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है उसको भी रिवर्स करने के बड़े अच्छे लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस होती हैं। आप अपनी डाइट के थ्रू रिवर्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, लिवर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लिवर को क्या चाहिए, लिवर को हेल्दी कैसे रखना है? यहाँ पे लिवर को अगर हेल्दी रखना है तो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि आपके ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ये वाली फैमिली, ये अपनी डाइट
डाइट में डालिए, कुक्ड ये वाली वेजिटेबल्स खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लीजिए, जैसे बेरीज वगैरह लीजिए, आपके जो हर्ब्स हो गए जैसे टर्मरिक हो गई, अश्वगंधा हो गई, ये अपनी डाइट में डालिए, ग्रीन टी अपनी डाइट में डालिए। तो इन सब चीज़ों से आपकी लिवर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जो कलर्ड वेजिटेबल्स फैमिली जैसे कि बेल पेपर हो गए, है ना, सो जो कलर जैसे बीटरूट्स, बेल पेपर्स, जितने भी डीप पिगमेंटेड कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, इससे आपकी लिवर हेल्थ बहुत अच्छी एक्सीलेंट लिवर हेल्थ हो जाती है। लिवर डिटॉक्स के जैसे मिल्क थिसल एक हर्ब आती है, मिल्क थिसल, दैट इज वेरी गुड फॉर लिवर डिटॉक्स। तो ये सब अपनी डाइट में डालिए फॉर योर लिवर हेल्थ, जो आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। लाइक ट्राइग्लिसराइड जैसे बहुत सारे लोग का हाई रहता है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? लोग बोलते हैं ब्लड में शायद ये रहता है, ऐसा कुछ होता है? थोड़ा सा इससे मैं क्लियर करना चाह रहा था। ट्राइग्लिसराइड देखो तब बढ़ता है बॉडी में जब हमारे कार्ब्स तो चल ही रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ हमारा सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, ये सब भी बहुत ज़्यादा है। जब इनका कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है ना आपकी डाइट में, तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम आती है, तब जब ब्लड लेवल्स ट्राइग्लिसराइड्स के हाई आते हैं। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है जब आपका लिवर इफेक्टेड है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर के थ्रू ही निकलती है, प्रोसेस होती है ना। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी एक कोलेस्ट्रॉल का ही कंपोनेंट है। तब जब लिवर आपका इफेक्टेड है तो आगे आपका ये वाला फर्दर इम्पैक्ट हो जाए, फिल्टर नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, है ना। तो ये सारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जब प्रॉब्लम आती है तो ट्राइग्लिसराइड्स का इशू आता है। ट्राइग्लिसराइड्स से आपका खून थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है खून के, राइट। सो लिवर से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, आपकी डाइट से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। बट हाँ, बड़ी सारी अच्छी टेक्निक्स हैं, मतलब बड़े सारे तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के। जैसे अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल इज अ जैसे जो एक ट्री का एक, जैसे अर्जुन की छाल एक बेसिकली पेड़ की एक बाक, वो बोलते हैं कि ऊपर पतली स्किन जो होती है उसकी, वो आप निकाल के उसका रोज पानी में भिगो के उसका अगर आप सुबह उठ के पानी पिए, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल ट्राइग्लिसराइड्स। आपका LDL जब इंक्रीज हो जाता है तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। आपका मिल्क थिसल, जैसे मैं बता रही हूँ, मिल्क थिसल से आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल नॉर्मल आते हैं। पर अगर कोई इंसान सिर्फ ये चीज़ें करे और अपनी डाइट पे फोकस ना करे तो कुछ नहीं बनेगा। डाइट में फैट को कम करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा? सैचुरेटेड फैट, साथ के साथ कार्ब्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बॉडी में कम होएगा, तब जाके लिवर हेल्थ कलेक्टिवली ठीक होएगी। ओके, सो लिवर की यहाँ बात आ रही है तो पानी का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत हेल्दी है। कई लोग 8 लीटर 9 लीटर पानी भी पीते हैं दिन भर में। तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि यार पानी एक लिमिट तक ही सही होता है, उसके ऊपर आप पी रहे हो तो आप अपने बॉडी पे स्ट्रेस दे रहे हो। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको तो काम करना ही पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा आप पियोगे तो भी अच्छा नहीं है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेफिनेटली। अब देखो, ये भी डिपेंड करता है कि आपका, इसके भी फैक्टर्स हैं काफ़ी जिन पे डिपेंड करते हैं कि क्लाइमेट क्या है, आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, ठीक है, आपकी बॉडी की नीड्स क्या है ना। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए। बट एक स्टैंडर्ड बेसिक अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 to 3 लीटर्स इज़ गुड इनफ, जो ज़रूरी है। इससे कम तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। कोई नॉर्मल, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है ना, इतना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड क्या है, 70% हमारा ब्लड इज़ वाटर। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना। हमारी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वाटर यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आपकी गट हेल्थ में वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी स्टूल्स फॉर्मेशन कैसी होगी, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वहाँ पे आपका एक वाटर का बहुत बड़ा एक रोल आता है। आपकी मेंटल एबिलिटी में वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कैसे क्या सोच रहे हो, आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, एक तो ऑर्गन की सिग्नलिंग तो खराब होती है, साथ में आपकी सोचने समझने की शक्ति भी कम रह जाती है। इसको देखने का क्या तरीका है? अगर किसी इंसान का यूरिन डीप येलो है, मतलब डार्क येलो कलर का यूरिन है उसका, तो वो एक साइन है कि वो डिहाइड्रेटेड है। तो ये कुछ फिजिकल साइन है जिनसे पता लग जाता है। बट वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट। इट्स मतलब एक हमारी भी डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द बॉडी, जो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। राइट। सो एक मेरे रिलेटिव में, उनको मैं बता रहा था कि मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ डाइटिशियन के साथ। तो उनका एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि ये जो फैट बर्नर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? क्योंकि उनका जो
जिम का ट्रेनर है, वो बोल रहा है कि एक बार आप फैट बर्नर ले लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही है। आई नो कि डाइट सही नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या उनके लिए फैट बर्नर काम करेगा? हाँ, तो देखो अब जैसे नेचुरल फैट बर्नर्स कौन से होते हैं, जैसे कैफीन इज़ अ नेचुरल फैट बर्नर, है ना। कैफीन सप्लीमेंट्स पे आते हैं, है ना। एंड आपने देखा होगा काफ़ी जिम में लोग पहले अपने वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट ले लेते हैं, है ना। ग्रीन टी इज़ अ फैट बर्नर। तो ये तो एक लेवल तक ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनमें भी अगर आप कोई इंसान को कैफीन का इंटेक कर रहा है तो उसमें भी लिमिट है कि कितना क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना। जो आर्टिफिशियल फैट बर्नर जैसे आजकल चल रहा है ओजेम्पिक, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। ये भी जैसे मैंने बताया रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे देगा, स्टार्टिंग में ऐसे देगा कि फिनोमिनल रिजल्ट्स देगा एंड यू विल स्टार्ट लविंग कि अरे एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बट बहुत ज़्यादा रकस कर देगा बॉडी के अंदर। इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपके हॉर्मोन्स को और गट को तो बिल्कुल तहस नहस कर देता है। सो जो ये वाले फैट बर्नर्स होते हैं इन पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नेचुरल फैट बर्नर्स आर ओके, वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। साथ में आप जो अपनी डाइट कर रहे हो, जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो, वहाँ तक तो ठीक है, बट नेवर रिजॉर्ट टू आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स। तो जैसे मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो कुछ दिन पहले की बात है, चाय आई, पापा वाली चाय मैंने ले ली, मेरी वाली चाय पापा ने ले ली। तो पापा ने कहा कि आज मीठा थोड़ा कम लग रहा है, उन्हें डायबिटीज़ है, वो शुगर फ्री यूज़ करते हैं, और मैंने चाय पी तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगा। तो बाद में पता चला कि दोनों की चाय आपस में बदल गई थी। मैं उनकी शुगर फ्री वाली पी रहा था, उसमें वो 2 पिल्स डालते थे। पहले को मेरे दया आती थी पापा के ऊपर कि यार दो पिल्स डालते हैं बेचारे, बिना शुगर की चाय पी रहे हैं। बट जब उस चाय को मैंने पिया तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मीठी थी कि मुझे लगा यार ये मतलब क्या ही क्यों पी रहे हैं इस तरह से, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके पीछे का आप बताओगे रीज़न क्या है, कि क्या होता है वो एग्जैक्टली, और क्या ये लेना सेफ होता है? सो देखो, शुगर फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बहुत हेल्दी रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। जो ये शुगर फ्री होते हैं इनके अंदर ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेम, सुक्रोलोज वगैरह होता है ना। तो ये एम्प्टी कैलोरीज हैं बेसिकली, ठीक है। बट जैसे अब जो डायबिटिक्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक हद तक हल्का फुल्का ठीक है यूज़ कर रहे हैं, एक बारी चाय में यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके साथ एक शुगर स्पाइक का रिस्क रहता है, तो वहाँ पे तो ठीक है। बट जो लोग जैसे वेट लॉस डाइट पर हैं और जो लोग जानबूझ उनको लगता है कि शुगर फ्री ले लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल शुगर तो है नहीं, मीठे का काम करेगी, वहाँ पे डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। वहाँ पे हमारे पास बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे स्टीविया है, मंक फ्रूट स्वीटनर है, ठीक है। ये हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, हेल्दियर स्वॉप्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली है। बट व्हेन इट कम्स टू अ डायबिटिक तो वहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि उनका डॉक्टर्स का उस हिसाब से चल रहा होता है एंड उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए विद अदर स्वीटनर्स। बट ये दिस इज़ द क्रक्स ऑफ इट कि एक जो नॉर्मल इंसान है उसको नहीं लेना चाहिए शुगर फ्री। उसके लिए बहुत अच्छे बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे उसके रिजल्ट्स में भी उसको मदद मिलेगी एंड उसका गोल भी पूरा होएगा। ऐसे ही ब्रेड्स में भी आती है, ब्राउन ब्रेड आती है, आटा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और नॉर्मल वाइट। तो इसमें क्या लेना चाहिए हमें? देखो, अब जो ब्राउन ब्रेड होता है ना, ब्राउन ब्रेड का कलर तो जो ब्राउन कलर है वो मोलासेस या कैरेमल किसी से भी आ सकता है, तो कलर पे तो ना ही जाओ, ठीक है। अगर तो लेबल पे लिखा है 100% होल व्हीट देन इट्स ओके। तो हमेशा लेबल्स पढ़ने चाहिए, पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए कि उस पर लिखा क्या है। अगर कोई ओट्स ब्रेड है तो उस पर कितना % ओट्स है ना। मल्टीग्रेन है तो मल्टीग्रेन्स में कहीं उन्होंने सोया तो नहीं डाल दिया मल्टीग्रेन के नाम पे। तो ये कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या ऑल्टरनेटिव है। इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ने चाहिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, बिकॉज आजकल मार्केटिंग के नाम पे आपको पता ही है क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सो इसीलिए हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट हमेशा लेबल पढ़ के चीज़ खरीदे। राइट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ गए हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जैसे फ्रूट जूसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिथ है। एक चीज़ तो सबको क्लियर है कि जो पैकेज्ड ये जूसेस आते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसमें बहुत सारा शुगर होता है और जूस के नाम पे बहुत थोड़ा सा फ्रूट्स यूज़ करते हैं। बट नॉर्मल जैसे हम जाते हैं और पहले किसी की तबीयत ख़राब होती थी तो कहते थे जाओ जूस पी के आ जाओ। तो क्या जूस पीना हेल्दी है? नॉर्मल अगर मैं बात करूँ पाइनएप्पल जूस या मौसमी का जूस, ये सारी चीज़ें।
देखो जूस एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर हो जाता है ना। आप 3-4 मौसमी या 3-4 कीनू को संतरे को निकाल के आप वो 1 ग्लास जूस बनता है, उससे हमेशा बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि आप होल फ्रूट खा लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी साथ में मिल रहा है, उसके अंदर आपको बेसिकली विटामिन तो आपके वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में चले गए, बट यहाँ पे आपको फाइबर भी साथ में मिल रहा है, वो जो मेजर रोल प्ले करेगा। अब मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि जूस या फिर फ्रूट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स, है ना। तो वो भी अब अगर आप फाइबर के साथ खाओगे, बॉडी में प्रोसेसिंग उसकी बेटर होएगी, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होएगी। तो इसीलिए ये होल फ्रूट खाना इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। अब जो मार्केट के जूसेस की बात आती है, जो टेट्रा पैक्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो तो जिसपे लिखा भी होता है 100% फ्रूट जूस, बट उसके अंदर इतनी एडेड शुगर होती है, इतने स्वीटनर्स एडेड होते हैं, वो हर कोई इग्नोर करता है, वो पढ़ता नहीं है। तो वो एक जूस तो उन्होंने देख लिया कि 100% होल फ्रूट, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके अंदर कितने चम्मच एडेड शुगर है, और वहाँ से उनकी इतनी कैलोरी इनटेक और इतना जो एम्प्टी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ से फिर सारे प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। राइट। सो यही था आज का पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया, इट वाज बहुत, मेरे लिए भी बहुत इनलाइटनिंग था, एंड बड़ा मज़ा आया, वेरी नाइस, आई फेल्ट। आई थिंक ये मेरी एक इंटरेस्ट फील्ड थी जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, और इनिशियली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी से मैंने सोचा था कि यार इस डायरेक्शन में कुछ करना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो अलग ही है। बट इस फील्ड में ये था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 6-7 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था इस पे काम करना, और मैंने काफ़ी 1-2 मैंने सेमिनार्स भी दिए हैं इस पे, कुछ कॉरपोरेट अपने कुछ ऑफिसेज में बेसिकली। और अगर बात करें किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है या न्यूट्रिशन के लिए कंसल्ट करना चाहता है आपसे, तो क्या मीडियम है आपका, क्लिनिक या ऑनलाइन आप कैसे करते हो? डेफिनेटली हम आप लिंक दे देंगे आपके व्यूअर्स के लिए, आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, एंड दे आर मोस्ट वेलकम, एंड वी विल बी रियली हैप्पी टू सर्व देम। ओके, श्योर। सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के, वहाँ फॉलो कर सकते हो, इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही में और कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, तो उससे क्या होगा कि अगर किसी और को भी इस तरह की सेम प्रॉब्लम होगी तो उसे भी अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।